नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की और बैठक में कई शिकायतों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन मोड में दिखाई दिए। सीएम ने डीआरसीएस यशपाल और क्लर्क जसबीर को सस्पेंड कर दिया है। पिछली ग्रीवेंस कमेटी की रिपोर्ट पर तय समय पर उचित कार्रवाई न करने पर सीएम ने यह कार्रवाई की है। इसके अलावा और भी कई मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली, जहां सीएम ने शिकायतों को सुनते हुए कड़ा एक्शन भी लिया है। सीएम ने डीआरसीएस यशपाल और क्लर्क जसबीर को सस्पेंड कर दिया। पिछली ग्रीवेंस कमेटी की रिपोर्ट पर तय समय पर उचित कार्रवाई न करने पर सीएम ने ये कार्रवाई की। इसके अलावा सीएम ने अवैध तरीके से टावर लगाने पर भी बड़ा एक्शन लिया है। सीएम मनोहर लाल ने अवैध तरीके से टावर लगाने पर कंपनी और मकान मालिक पर एफआईआर के आदेश जारी किए। 24 घंटे में विभाग को अवैध टावर हटाने का निर्देश भी सीएम ने दिया। सीएम ने 2 स्कूल भी बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी समस्याओं पर सुनवाई की और अधिकारियों को समाधान के दिशा निर्देश दिए हैं। मैंने अपने पास ही चेयरमैन रखा हुआ है और आज संयोग से जो नई ग्रीवेंस कमेटी गठित हुई है उसकी आज पहली बैठक थी। तो सबसे पहले तो मैं उनको सबको बधाई भी दी है और दूसरी आपके माध्यम से पूरे फरीदाबाद वासियों को, खास करके एनआईटी वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि एनआईटी का शिलान्यास 17 अक्टूबर आज के दिन 1949 को हुआ था। तो आज एक प्रकार का 74 साल पहले और शिलान्यास हुआ और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है उस सारी समिति के चेयरमैन बने थे। उस समय इसका शिलान्यास हुआ था। जो आज एक हरा भरा इतना एरिया दूर दूर तक देख रहे हैं, वो जंगल में खेतों में कॉलोनी बनाई गई थी। NH 1, 2, 3, 4, 5 4 रिजर्व रखा था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, बाकी सब आम आदमियों के लिए। खास करके जो लोग देश का विभाजन होने के बाद पश्चिमी पंजाब से आए थे उनके बसाने के लिए सारा कुछ किया गया था और शायद देश की इस प्रकार की ये पहली कॉलोनी थी। आज की ग्रीवेंस कमेटी में कुल मिलाकर के 13 विषय रखे गए थे, जिसमें 4 विषय तो पहले के जो चलते हुए आ रहे थे उनके ऊपर चर्चा हुई और 9 नए थे और इनमें से 3 विषय अगली कमेटी के लिए फिर से रखे गए हैं, क्योंकि कुछ टाइम लग जाता है। कई बार सेटिस्फेक्शन कंप्लेनेंट की भी नहीं होती है, कभी हमें भी लगता है कि इस पर टाइम लगेगा। तो 3 विषय आगे के लिए रखे गए हैं और 10 विषयों का निर्णय ये सब किया गया है। उसमें पहला एक विषय था कि जो नई सीवरेज लाइन जो 3 माह के लिए पिछली बार हमने कहा था इसको पूरा करें और उसके अंदर सारी योजना आगे की बन गई है। कब उसका यानी मैन होल जो है वो खड़े होंगे, कब उसकी सीवरेज लाइन बनेगी और वो सारे 3 महीने के टाइम पर हमारे FMDA के जो देख रहे हैं यहाँ काम DC जी, उनकी देखरेख में नेशनल हाईवे ने भी और पावर डिपार्टमेंट ने भी और यहाँ का जो कॉर्पोरेशन भी, उन्होंने सबने मिलकर योजना उसकी बनाई है। और HFC ने वहाँ के जो पानी, खुला पानी है उसको टेम्परेरी उसका पैसे 2 दिन के अंदर उसकी सारी व्यवस्था कर देंगे ताकि वो मथुरा जो है आगरा कैनाल में उस पानी को जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होती 3 महीने तक तब तक उसको जोड़ डालेंगे। एक विषय हीरो सोसाइटी का जो पिछली बार भी आया था उसका सर्वे DC साहब ने किया था। उसके अंदर जो अवैध कब्जे हैं, क्योंकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, फिर हाई कोर्ट में चले गए, लेकिन निर्णय यही हुआ
कि जो अवैध है उसका उस निर्माण को हटाना है। तो उस निर्माण को हटाने के लिए आज से उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। 182 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसकी एनक्रोचमेंट नहीं है, 60 या 65 ऐसी हैं जिनके एनक्रोचमेंट है। उस एनक्रोचमेंट को हटाना शुरू कर दिया गया है। इसी प्रकार नहरों तक यानी जो माइनर 6 माइनर टेल तक पानी नहीं पहुंचता था, उसमें डिपार्टमेंट ने क्योंकि पानी के पीछे की कमी बताई है, जितना पानी उपलब्ध है उसमें नहर की रिपेयर और बाकी सब काम ठीक से हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार किया है। और अब 5-6 गांव ऐसे बचे हैं जिसमें भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बाकी जो पानी है अब उसको 95,000-96,000 जो बुर्जी है वहां तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हमने की है। कोशिश की जाएगी कि इसको और आगे तक बढ़ाया जाए। उसके लिए एक कमेटी बनाई है कि उसमें क्या कुछ और किया जा सकता है। तो 5 लोगों की एसडीएम के नेतृत्व में कमेटी बनाती है तो पानी आखिर तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का विषय था, वहाँ एक लापरवाही हमको देखने को मिली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की। तो उसमें एक क्लर्क है यशवीर और एक डीआरसीएस है, उन दोनों को भी फॉर द टाइमिंग सस्पेंड किया है क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है बहुत ही ढीला नजर में आया। उन्होंने एफआईआर, हालांकि 2 सितंबर को मैंने कहा था एफआईआर कराओ, अब वो 3 दिन पहले यानी 13 तारीख को उसकी एफआईआर हुई, अब 10वें महीने में, 1-1.25 महीने के बाद, और बहाने इधर से उधर लगा रहे थे। अल्टीमेटली मैंने कहा इसका पूरा प्रोसेस भी बताए कि कहाँ ये चीजें गड़बड़ हुई है, मैसेज आगे क्यों नहीं पास होते। तब तक इन 2 लोगों को सस्पेंड किया है, उसकी सारी जानकारी वो देंगे, बाद में उसका निर्णय करेंगे। एक टावर लगाने की मकान के ऊपर मकान मालिक ने कमजोर मकान है उसके ऊपर 2 टावर तो पहले लगवा लिए, एक परमिशन से था, एक बिना परमिशन के, और तीसरा टावर भी बिना परमिशन के वो लगवा रहे थे। अल्टीमेटली उसको उसके खिलाफ, मकान मालिक के खिलाफ भी और कंपनी जो है बिना परमिशन के लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसका जो टावर एक बिल्कुल अभी लगा नहीं है, लगाने की प्रोसेस में है, उसको भी पीडब्ल्यूडी से मकान की जो ड्यूरेबिलिटी है उसका एक सर्टिफिकेट लेंगे। और अगर मकान बहुत कमजोर है तो तुरंत अपने आप डिजास्टर के अंतर्गत एक पावर होती है उसका हटा देंगे, टावर साइड में रखेंगे, केस प्रॉपर्टी बनाएंगे और बाकी भी कार्रवाई के बाद जो फैसला करेंगे उस हिसाब से वो टावर, एक टावर परमिशन का है, मकान बिल्डिंग ठीक है तो एक रहेगा, बाकी नहीं रहेंगे। कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर जो है करती है कि एफआईआर कंपनी के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर कराएंगे। जवाहर कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या थी, उसमें 700 मीटर में से डिपार्टमेंट ने काम पूरा कर दिया, लेकिन कंप्लेनेंट ने कहा कि उसमें 100-125 मीटर अभी नहीं हुआ है। उसका हमारे जो एमसीएफ के ऐसी की ड्यूटी लगा दी है, वो जाकर उसको देखेंगे। एनएचआई का एक राष्ट्रीय राजमार्ग वाईएमसी के सामने पोल को शिफ्ट करने का विषय है, वो कल उसकी परमिशन दे देंगे। कई समय से 2 डिपार्टमेंट की उलझन में एनएचआई और हमारा पावर डिपार्टमेंट उलझा हुआ था, तो उसका निर्णय किया कि वो कल परमिशन दे देंगे ताकि कंट्रैक्टर उस पोल को हटा दें, बाकी डिपार्टमेंट अपना लेने देने का मामला बाद में सॉल्व करते रहेंगे। सेक्टर 77 का प्लॉट अलॉट नहीं किया गया है, कोई जमीन जो है वो पोजीशन में नहीं ली थी और प्लॉट अलॉट कर दिए थे। कब्जा तो स्वाभाविक है, जब जमीनी कब्जा नहीं लिया गया तो प्लॉट कैसे वो करेंगे। तो जमीन जो है कल उसका वो कब्जा ले लेगा डिपार्टमेंट 77 में, और वो यानी जो जमीन के मालिक हैं वो जमीन को छोड़ने के लिए कोर्ट में गए हैं, कोई स्टे है नहीं, अल्टीमेटली मकानों का कब्जा लेकर के और उनको अलॉटमेंट कर दिया जाए, उस नाते से ये निर्णय भी उनको दे दिया है। हरियाणा रोडवेज का एक कर्मचारी, उसकी रिटायरमेंट का विषय और उसके भत्ते जो है वो डिपार्टमेंट ने दिए नहीं थे, कोर्ट ने फैसला भी कर दिया, उनका कोई क्रिमिनल केस था, फैसला हो गया है, तो अब उसका तुरंत जो है पैसा तो उसको शायद मिल गया है, लेकिन अभी खाते में उनके पहुंचा नहीं था। कल ही रिलीज किया उन्होंने या एक दिन पहले किया हुआ था, तो 24 घंटे में पहुंच जाएगा, ऐसा हमको बता दिया है। एक शिकायत थी पीएचसी में
दवाइयाँ कम थी, जनरल टाइप के नेचर की समस्या थी, लेकिन सीएमओ साहब ने बताया कि काफी दवाइयाँ पहुंची हैं, कुछ दवाइयाँ नहीं है तो उसके यथा समय पहुंच जाएंगी। कोई इस प्रकार का एक बहस के बीमे का विषय था। कंपनी को बीमे का जो प्रीमियम है वो कंपनी का एजेंट है उसको दे दिया गया, लेकिन कंपनी ने आगे बीमा नहीं किया। इस बीच में भैंस की डेथ हो गई और भैंस की डेथ होने के कुछ दिन बाद कंपनी ने बीमा किया। अब एक बड़ी लापरवाही ये कंपनी के पार्ट पर हमको दिखती है, क्योंकि पैसा पहले दे दिया है तो अभी उनको निर्देश दिया कि 7 दिन में या तो भैंस का पैसा वो देने के लिए राजी हो जाए, और नहीं देंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई, डिप्टी कमिश्नर साहब को कह दिया इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। और बल्लभगढ़ में भी एक अवैध प्लॉटिंग का मामला ये सामने आया। उस अवैध कॉलोनी को तोड़ने की और जो कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, क्योंकि उन्होंने किसी को आगे प्लॉट भी बेच दिया, यानी अपने प्लॉट काट दिए, दूसरे को प्लॉट बेच दिए, उनका पैसा भी वापस किया नहीं है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे ही सराय ख्वाजा आर्य नगर कहना चाहिए, रदर कंप्लेन में तो सराय ख्वाजा ही है, लेकिन मुझे ध्यान में है जब मैं सराय ख्वाजा जाता था तो मैंने कहा था कि इसका नाम जरा ठीक ठाक रखो, आर्य नगर रखा गया था। और मेरा घुमाऊ है, वहाँ का जो स्कूल पुराना स्कूल है और चलता आ रहा है, 2-3 मंजिल है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या वहाँ विद्यार्थियों की है, मैं भी सुन के हैरान हो गया कि 6000 के आसपास बच्चे उसमें पढ़ते हैं और अध्यापक भी 100 से ऊपर है। फिर भी वो बिल्डिंग कमजोर भी हो गई है, तो उसके लिए एक नई बिल्डिंग लड़कियों के स्कूल की या लड़कियों का यहाँ रखेंगे, वहाँ लड़कों का जैसा भी करना होगा, एक की बजाय 2 स्कूल उसके होंगे। और HSVP का 1.66 एकड़ यानी 2.25 एकड़ जमीन वो HSVP की और एजुकेशन डिपार्टमेंट के आज देने के लिए हमने कह दिया है, ताकि नए स्कूल की बिल्डिंग में बन जाए, उस स्कूल की समस्या का हल ये कर दिया जाए। एक पिछली बार की ग्रेवियंस कमेटी की कोई समस्या थी जिसका निर्णय किया गया था, उसका भी पालन नहीं किया गया, उसका पालन करने के लिए भी कह दिया कि अगले 7 दिन में उसका भी निर्णय करें और उस शिकायत को दोबारा से अलाइव करके अगले महीने फिर उसको टेकअप करें। 1 लाख रुपए और दिए। पिछली एक हमारा जो शनिवार का संवाद होता जनता के साथ, तो एक फरीदाबाद का व्यक्ति था, उसने कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं, वो देखने में भी उसको काफी कठिनाई आती है, छोटा मोटा वो काम करता है, लोन लेके कुछ घर में काम करता है, तो उसको फिर 1 लाख रुपए की और सहायता हमने की है ताकि अपने काम को और बढ़ा सके, उसको इनकम हो जाए तो अपने बच्चों को ठीक से परिवार को पाल सके। उसको रेड क्रॉस की तरफ से 1 लाख रुपए का चेक एग्रीगेटेड जो पत्रकार इस नाते से हैं, पहले उनकी पेंशन मिलती थी उनको 10,000 रुपया, अब उनका 15,000 रुपया किया है। वास्तव में तो जो फाइल मेरे पास आई थी उसमें 11,000 ही आया था। मैंने कहा भाई क्या 10 से 11, वो भी 5 साल बाद, ये तो बात बनती नहीं है, तो हमने कहा नहीं इसको 15,000 करना है, तो सीधा 10 से 15,000 रुपया। और इसी प्रकार के हमारा एक बिरादरी तो प्रिंट मीडिया की है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है, एक नई बिरादरी पिछले कुछ सालों से खड़ी हुई है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया की जो बिरादरी है, इनके बारे में अलग अलग धारणाएं सब लोगों की है बनी हुई। हमारे बहुत से जो इनको मान्यता देने के लिए भी हमारी सरकारी सिस्टम में कोई देने के लिए तैयार नहीं है, कहीं भी पकड़ लेते हैं, वो आप कहाँ के पत्रकार है, वो अपना कार्ड दिखाता है, नहीं सोशल मीडिया बाहर जाओ। लेकिन हमने कहा भी नहीं, आखिर इतना बड़ा सिस्टम बन गया सोशल मीडिया का कि मान्यता मिलनी चाहिए, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स बना करके एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में उनको भी सरकार की एडवर्टाइजमेंट का लाभ हो, ऐसा हमने प्रावधान कर दिया है। और इसमें कुछ कंडीशन जरूर बताई है, क्योंकि बाकी सब तो कोई ना कोई अखबार से जुड़ा, चैनल से जुड़ा, वो भी अपना आइडेंटिटी कार्ड दे देते हैं कि भी हाँ ये हमारे संस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सोशल मीडिया इसकी कोई संस्था नहीं होती, घर पे अपना संस्था बना के और अपना कार्ड बना के चल पड़ता है। तो उसके लिए एक सिस्टम है उनकी मान्यता देने के लिए कि कितने उनके व्यूअरशिप है, कितने उनके शेयर वो है, कितना, ऐसा सारे सिस्टम में से, और उनको सबको ABCDE 5 ग्रुप बनाए गए हैं, और 5 ग्रुपों को ये भी कहा है, मान लो आज आप A में है तो A बरकरार रखिए, नाम ना चले जाए। B वालों को जरूर उनके पीछे लगा दिया है, A से आगे बढ़ो।
और फिर ऐसे ई वालों को कहा है कि आप डी में जाओ, डीसीसी में जाओ, सी से बी में जाओ, बी से फिर ए में जाओ। तो कम से कम कंपटीशन में जो मीडिया का रोल होता है, जनता की अवेयरनेस और जनता को जो अच्छा जो घटित हो रहा है उसको वास्तविक रूप में दिखाएं। क्योंकि मीडिया का एक अच्छा पक्ष तो ये है ही है कि हम अच्छी चीजें दिखाते हैं, एक पक्ष जो नेगेटिव चीजों का दिखाने का, वो भी सनसनीखेज समाचार। और सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आधी अधूरी बात देखा है, उसका कोई अर्थ कुछ और होता है, निकलता कुछ और है। तो मीडिया की जिम्मेवारी निभाते हुए पुराना जो सिस्टम है वो तो काफी कुछ जिम्मेवारी से काम कर रहा है। नया जो जगत खड़ा हुआ है, नए जगत को भी मेरा निवेदन ये है कि समाज हित में जो चीजें जिस रूप में जानी चाहिए उसी रूप में जानी चाहिए, और उसमें भी खास करके समाज के साथ प्रदेश का हित, देश का हित। क्योंकि अगर प्रदेश और देश के हिसाब से हमने चीजों को आगे परोसा नहीं, हर चीज नेगेटिव चलेगी, तो इससे दुनिया, आज मीडिया ऐसा है, हमने यहाँ कुछ भी बोला, मैं बोल रहा हूँ, ये साथ साथ दुनिया के किसी भी कोने में जा रहा होगा, जरूर जा रहा होगा, आप जो लगा के बैठे हैं। तो हमारी देश और प्रदेश की छवि जैसी मानो अच्छी जानी चाहिए, वो हमारे माध्यम से होना ही चाहिए। कोई उसमें मैं राजनीतिक तौर पर बात नहीं कह रहा, मैं एक अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से कह रहा हूँ कि अपने प्रदेश को, अपने देश को और हमको कैसे किस ढंग से परोसना है, इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है और मीडिया के हाथ में है। मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जितनी जिम्मेदारी मानो एग्जीक्यूटिव की है, जितनी लेजिस्लेटिव की है, जितनी हमारे लेजिस्लेचर की है, वो सारी जिम्मेदारी मीडिया के लिए है। इसलिए आप उसी प्रकार से काम करेंगे, ऐसी मेरी आशा अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि दिल्ली से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे थे। मीटिंग में उनके सामने 13 शिकायतें रखी गई। सीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को शीघ्र ही शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए। मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर 3 बेटियों के पिता रंजीत कुमार को 1 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। रंजीत ने अपनी शारीरिक परिस्थितियां बताते हुए मदद की गुहार लगाई थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुना और पूरा किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव-गांव जाकर के जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी कड़ी में कैथल में भी 2 जनसंवाद कार्यक्रम किए गए। इस दौरान न सिर्फ कैथल के लोगों को बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी, बल्कि प्रदेश स्तरीय घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं। जहां कैथल को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई, तो वहीं सीईटी परीक्षार्थियों को भी परीक्षा के लिए फ्री सफर का तोहफा दिया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जाते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। साथ ही क्षेत्र के लोगों को कई विकास कार्यों की सौगात भी देते हैं। कैथल दौरे के दौरान भी सीएम मनोहर लाल ने जहां लोगों की समस्याओं को सुना, तो वहीं कई बड़ी सौगातें भी दी और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जानकारी दी। प्रदेश की मंडियों में धान की खरीद को लेकर जो समस्या आ रही है, उसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि किसान का एक एक दाना हम खरीदेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा जीएसटी के मामले पर सीएम ने कहा कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, तो वहीं पराली जलाने की घटनाओं पर सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए और साथ ही जो किसान पराली जला रहे हैं उन्हें समझाने की बात सीएम मनोहर लाल ने की है। और साथ ही नौकरियों में पारदर्शिता को लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज बिना किसी पर्ची खर्ची के युवाओं को नौकरियां दी जा रही है। आपने जो बताया के लिए एक बासमती को जो है वो खरीद है वो बंद कर दिया है एक्सपोर्टर ने, कि उनकी मांग है कि जो उनको 850 प्रति टन के हिसाब से ही उसकी बिक्री हो। तो अब किसानों की जो फसल है वो सर के ऊपर है, लेकिन निर्यातक ने बासमती का जो राइस है वो बंद कर दिया। देखिए, ये केंद्र सरकार की प्लानिंग है, एक्सपोर्ट की प्लानिंग है। एक्सपोर्ट को और उन्होंने जो MEP है उसका रेट बढ़ाया है और जो उसी लेवल का, उसी क्वालिटी का जो चावल है वही जा पाएगा। उससे जो थोड़ा कम किस्म का, हल्के किस्म का जो चावल है वो देश में ही उसको खरीद बेच कर सकते हैं। आखिर ये अपनी नीति होती है सरकार की, केंद्र सरकार की। कॉमर्स और जो एक्सपोर्ट का काम है
वो केंद्र सरकार का काम है, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, उसी हिसाब से जो है इन लोगों को अपने काम को करके बाकी डोमेस्टिक मार्केट में करेंगे। सर संबोधन में आपने सर जीएसटी को लेकर बोला है, सर जीएसटी को लेकर सर बोला है 2015 में लोकायुक्त के सर आदेश आए थे, 69 अधिकारी हैं सर जो उनको गिल्टी होल्ड किया गया। सर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, आपने केवल सिरसा में ही हुई है सर अभी तक, जबकि कैथल, गुड़गांव सभी जिले। मुझे लगता है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन लिटिगेशन है, हाईकोर्ट में केस गया हुआ है और हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। स्टबल बर्निंग पे सर, स्टबल बर्निंग की केसेस लगभग 500 के आसपास दर्ज हुए हमारे पास और मैंने आज भी कहा है अपने अधिकारियों को कि ये जो पिछले साल की अपेक्षा कुछ थोड़े ज़्यादा हैं, नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी ओर ये भी हमें पता है कि अब स्टबल का यानी पराली का जो उपयोग है वो कमर्शियल उपयोग शुरू होना हुआ है। मैंने कैथल जिले में कई जगह देखा कि आज ढेर के ढेर स्टबल के वहाँ हैं और लोग उसका कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। बेचने वालों को मुझे समझ नहीं आता, यानी जलाने वालों को समझ नहीं आता क्यों जला रहे हैं। आखिर जो बिक्री के लिए एक मार्केट ओपन है तो उनको बेचना ही चाहिए, जलाने का कारण नहीं है। फिर भी हम जानकारी लेंगे ऐसे किसानों को बेचने नहीं जलाने की नौबत क्यों आई है, नहीं जलने देंगे और उनको समझाएंगे भी सही और मान लो फिर भी नहीं मानते तो सख्ती कराएंगे। सर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार बहुत हरियाणा में हो रहा है, सर इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? ये तो आप लोग जानते हैं कि उस समय 10 साल में क्या भ्रष्टाचार होता था, क्या नहीं होता था। नौकरियां भी बिकती थी, 10 लाख 20 लाख रुपए जब तक कोई नौजवान देता नहीं था तब तो नौकरी का उसको यानी उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के अगर नौकरी मिलती है, मैं तो जनसंवाद में पूछता हूँ कि भी पिछले 10 साल में किसी ने कोई पैसा मांग भी लिया हो तो वे आज बता दो, हम एक्शन लेते हैं। आज कोई भी व्यक्ति है अपना किसी ऑफिस में जाता है, किसी काउंटर पर जाता है, उसका तुरंत काम होता है और ऑनलाइन सिस्टम का इतना लाभ हुआ है कि जब हमने ह्यूमन इंटरफेस कम कर दिया है तो प्रश्न ही नहीं होता इस प्रकार का भ्रष्टाचार का। लेकिन वो जो कोई विपक्ष है, नाम विपक्ष का वही होता जो पक्ष का आलोचना करे। अगर पक्ष की आलोचना ना करे। धान सर लगातार मंडियों में पहुंच रही है, जबकि अलॉटमेंट सभी मिलों की पूरी हो चुकी है करीबन, तो बढ़ाने के लिए सर लगातार मांगे की जा रही है। क्या नहीं, अगर यानी धान हमारे पास आएगा तो हम उन मंडियों का जो कोटा है वो बढ़ाएंगे क्यों नहीं, यानी मिलों का कोटा बढ़ाएंगे। आखिर मिलों को तो सबको बराबर मिल जाए तो जितनी अनुमान होता है उस अनुमान के हिसाब से उसका कोटा तय किया जाता है। अनुमान के हिसाब से प्रोक्योरमेंट अगर हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो उनका भी बढ़ा सकते हैं, या जिन जिलों में अभी कम प्रोक्योरमेंट हुई है उन जिलों में डाइवर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन किसान का एक एक दाना जो है वो हम खरीदेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैथल को बड़ी सौगात दी, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया और इसके साथ ही ये भी बताया कि उनकी सरकार ने मेडिकल के क्षेत्र में अब तक कितना काम किया है और कितना फायदा लोगों को और विशेष रूप से मेडिकल के छात्र छात्राओं को होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं कैथल जिले की पूरी जनता और वैसे तो पूरे हरियाणा का ही ये प्रोजेक्ट होता है एक प्रकार का मेडिकल कॉलेज का, आज शिलान्यास हुआ है। इससे पहले कल अंबाला के एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था, कुछ दिन पहले यमुनानगर के भी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। हरियाणा में जब हम आए थे 2014 में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज ऑपरेटिव हैं, 8 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर लगातार इस क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, परिणाम ये होगा कि 2014 में केवल 700 मेडिकल यानी MBBS की सीटों का एडमिशन होता था और जब ये सब मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे 3 साल या 4 साल के बाद 3,500 और MBBS के विद्यार्थी वो एडमिशन लेकर के डॉक्टर बनेंगे। सर, जो मिनी PGI बनने की बात करते थे कि कैथल में हमने मिनी PGI बना दी है। देखिए, मेडिकल कॉलेज अपने आप में PGI का एक स्वरूप होता है। आखिर यहाँ व्यवस्थाएं कैसी खड़ी होंगी उसका मुकाबला PGI से अपने आप होगा। PGI का मतलब होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट होता है और जब मेडिकल कॉलेज में भी पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेस तो होती हैं तो उसका नाम PGI है। यहाँ जो होगा वो मेडिकल कॉलेज होगा। कॉलेज और PGI के नाम का ही अंतर होता है, बाकी तो फैसिलिटी जितनी जहाँ होती है उस फैसिलिटी के हिसाब से अलग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप डी के अभ्यर्थियों को तोहफा देते हुए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने 21 और 22 अक्टूबर को होने वाले ग्रुप डी की परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बस सेवा फ्री कर दी है। वो जो ग्रुप डी की अभी 21 और 22 तारीख को परीक्षा होनी है, तो हमने रोडवेज के हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनको ये निर्देश दे दिया है कि उनको सबको आने जाने का जो किराया है वो मुफ्त होगा, उसमें कोई किराया नहीं लगेगा। उनका जो कार्ड है, जो उनको एक एडमिट कार्ड मिलता है, उसी के ऊपर ये प्रिंट करके दे देंगे और जिस दिन उसको परीक्षा देने जाना है उस डेट के आने और जाने का उसका कोई किराया ये नहीं लगेगा। ये जानकारी आपको
आपको बता दें, जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से कहा कि सरकार ने 9 साल में समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम किया है और एक एक गांव और शहर की जरूरतों को ज़हन में रखकर विकास कार्य करवाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा की तरह यहां भी भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त नजर आए। सीएम मनोहर लाल ने उपस्थित लोगों से कहा कि अगर किसी भी विभाग का अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो इसकी तुरंत सूचना दी जाए ताकि ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। चलिए फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।